ग्राफ में बचाओ। हाँ जी, एक्सरसाइज 2। आज कम क्यों है बच्चे? देखा नहीं क्या मैसेज? चलो हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 2 में कोई डाउट्स? क्वेश्चन नंबर 2। मैग्नेटिक नीडल इज kept in a non-uniform magnetic field. Experiences. तो एक्चुअली यहाँ पे वैसे लिखाना चाहिए जो ना कि इट कैन एक्सपीरियंस। ना बच्चों, फिर इसके हिसाब से ये आंसर बनेगा। बट एक्चुअली तो नहीं, फिर कैन में भी फिर सारी ऑप्शन भी बन सकती है नहीं? तो इसको हमें ऐसे बनाना पड़ेगा कि मतलब फोर्स ओनली। नहीं तो फिर वही बात बन गई। इस उन्होंने आंसर ये दिया होगा ना, फोर्स एंड टॉर्क। अब फिर ओनली लगा देते हैं, फिर ये आंसर बन जाएगा, है ना बच्चों? नहीं नहीं,
मतलब फोर्स ओनली विद एक्सपीरियंस कर ही सकती है। फिर अब ये काम करते हैं, ऐसे बना देते हैं कुछ ऑप्शन। ए ऑप्शन इज फोर्स, बी ऑप्शन इज टॉर्क, सी इज बोथ। फिर सी बेस्ट बन जाएगा ना। बनी कुछ बात बच्चों? चलो आगे। नहीं मतलब सिंगल चॉइस के हिसाब से सी बेस्ट हो गया ना। 20th question. Two magnets have same length and same pole strength, but one of the magnets has a small hole at its center. Then तो हर्ष, अगर अनाउंसमेंट नहीं भी पड़ी थी तो क्या मैथ्स की क्लास नहीं लगानी थी? अच्छा आपने ज्वाइन वो वाली कर लिया, अच्छा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। Both are equal, both have large. तो मतलब पोल स्ट्रेंथ सेम है, तो फिर तो ए आंसर बन जाएगा इसका ना। नहीं, ए बनेगा, क्योंकि होल करने से जो इफेक्ट आना था वो पोल स्ट्रेंथ पे आना चाहिए था, तो अगर वो पहले से ही दिया है कि इक्वल है तो फिर ये मोमेंट तो इक्वल ही आएगी। हाँ, अगर ऐसे होता बच्चों कि हम कहें कि हमने दो आइडेंटिकल मैग्नेट्स लिए हैं और फिर उनमें से एक में होल कर दिया, फिर क्या होता? तो फिर जिसमें होल किया हमने उसकी पोल स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी, राइट? आगे बच्चों।
35. Which of the following is best for permanent magnets? चल हो गया। एनसीईआरटी में क्या लिखा है बच्चों इसका? पढ़ी है किसी ने? एल्निको ही है ना? ये याद ही रखना है बच्चों। 14th question. Bar magnet having pole strength M is bent in the form of an arc. Then its pole strength. नहीं, इस केस में तो पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी क्योंकि मटेरियल वही रहा, कुछ हमने कम ज्यादा नहीं किया। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होएगी बट पोल स्ट्रेंथ तो नहीं चेंज होएगी 14th में। राइट। और बच्चों? फिफ्टी वन। North pole is pulled eastward by a string. Then the horizontal force required to produce a deflection of theta from magnetic meridian. मतलब एक मैग्नेट पहले ऐसे है, अब आपने उसको इस तरह से करना है बाद में। तो मतलब फोर्स ये मतलब इस पोजीशन पे टॉर्क इक्वेट कर दो थीटा एंगल पे ना, जो फोर्स की टॉर्क होएगी वही यहाँ पे इसकी टॉर्क होएगी एम पी साइन थीटा। समझ गया? ये मतलब ऐसे बन जाएगा ना, लेंथ एल मान लो, तो कहाँ से सेंटर से पिवट किया है इसको, तो सेंटर के अबाउट जब मैं फोर्स एफ की टॉर्क लिखूंगा तो वो बन गई एफ इंटू एल बाय टू कॉस थीटा, और मैग्नेटिक मोमेंट के कारण बन जाएगी कैपिटल एम, मतलब एम इंटू एल बी साइन थीटा। एल कट गया, फिर टू एम बी टैन थीटा आ जाएगा ना।
अंडरस्टूड। इस क्वेश्चन में तो एक एम्बिग्विटी सी है, बताओ क्या। एक एम्बिग्विटी तो ये है कि उन्होंने तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लिखा हुआ है ना। ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि मतलब वो फोर्स ईस्टवर्ड है, राइट। लिखा है क्या? अच्छा लिखा है, वो तो लिखा है पुल्ड ईस्टवर्ड। ठीक है, चलो वो तो कोई चक्कर नहीं। और इसके अलावा क्या एम्बिग्विटी है बताओ। नहीं, फोर्स बैलेंस का भी कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि वो तो मतलब स्ट्रिंग भी फोर्स लगा रहा होगा ना, तो उससे हो जाएगी फोर्स बैलेंस। और बताओ बच्चों, और क्या पंगा। है ना बच्चों, एक्चुअली क्या चक्कर पड़ रहा है, ये जब हम उन्होंने तो ये लिखा है कि पी पिवट किया हुआ है और उसको हम ईस्टवर्ड्स पुल कर रहे हैं, है ना। मतलब हमने तो क्या किया कि एंगल थीटा पे टॉर्क बैलेंस कर दिया, राइट। अगर हम इसको उस तरह से सोचते, मतलब अगर मैं बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से करता कि भाई ऐसे है, और अब इस पे ये फोर्स एफ लगानी शुरू कर दी हमने, फिर क्या होता। फिर तो शुरू में हमने ज्यादा टॉर्क लगा दी ना, कंपेयर टू जो एम डी साइन थीटा वाली टॉर्क होएगी। तो मतलब वो जो थीटा पोजीशन है वो तो उसको ओवरशूट ही कर जाएगा। मतलब जब तक हम थीटा पे पहुंचेंगे, जब तक उस पर फोर्स बैलेंस होएगी, तब तक उसके पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, वो फिर उससे आगे निकल जाएगा। तो कुछ अजीब सा हो जाएगा, है ना, समझ लो। मतलब क्वेश्चन में आइडियली ये लिखा होना चाहिए था कि मतलब प्रोड्यूस की जगह ना मेंटेन वर्ड आ जाए अगर, फिर ठीक हो जाएगा सारा कुछ, है ना। आगे बचो। 61 का आंसर क्या था बच्चों?
ये आता है, ये दिया नहीं हुआ क्या? ठीक है जी। राइट बच्चों, डन। एक ही फ्री है बच्चों, करते हैं बाद में। तो लास्ट टाइम बच्चों हम जो पढ़ रहे थे, आपको ख्याल होगा, बेसिकली हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन की। हमने देखा कि अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर हम यहाँ पर गॉस लॉ टाइप्स कुछ बनाना चाहें तो वो यूजलेस हो जाता है, क्योंकि फील्ड लाइंस क्लोज लूप्स बनाती हैं, और वो क्लोज लूप जो है उस कारण से क्लोज सरफेस के लिए जो फ्लक्स है वो जीरो हो जाती है। तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का गॉस लॉ टाइप्स तो कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो इसकी एप्लीकेशन आती है इन फैराडेज लॉ, जो कि कहता है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स produces electric field or potential difference, which is governed by the relation कि EMF is minus d phi by dt। तो जिसको लेके हमने एक रिजल्ट, एक क्वेश्चन ये किया था। राइट बच्चों, ये सबको क्लियर है? तो बच्चों क्या होता है, एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस आ जाता है बच्चों, मतलब जो हमें इससे कुछ बातें नोट करनी है फैराडेज लॉ से, कि जो हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं ना बच्चों, इसको हमने माइनस डी फाइव बाई डी टी के इक्वल लिखा, एंड अभी ऑफ कोर्स हमने माइनस साइन के बारे में कोई बात नहीं की। तो यहाँ पे जो ई होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है बच्चों, इसमें जो पुराने वाली हमारी ईएमएफ थी, जो अभी तक हम इलेक्ट्रोस्टैट्स या करंट में जो पढ़ते थे, उसके कंपैरिजन में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। वो ये है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, दिस इज नॉन कंजर्वेटिव। मतलब रादर आई शुड नॉट से इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नॉन कंजर्वेटिव, मतलब ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस कारण से वो ईएमएफ आई है, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम नहीं समझ सकते हमारे लेवल पे कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसके कारण से बच्चों क्या हुआ, इसके नॉन कंजर्वेटिव होने से, कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं, दे आर क्लोज लूप्स। ठीक है, तो ये
डिफरेंट आ गया ना बच्चों? आपको याद है कि एक मिनट, हाँ बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, जो मतलब ये जो मतलब फैराडेज लॉ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, और जो हम स्टेशनरी चार्जेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, ठीक है। अब मतलब हमारे लेवल पे हम ये नहीं समझ सकते कि ये क्यों आया है फर्क, ठीक है। इसीलिए हम इनको बिल्कुल अलग अलग पढ़ते हैं। मतलब अब एक को हम कह देते हैं एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और एक को हम कह देते हैं एज इंड्यूस्ड फील्ड, और इनको मिक्स नहीं करते, ठीक है बच्चों। तो बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन बच्चों, ठीक है, क्या होता है कि अगेन अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहां पर हम बात कर लेते थे ईएमएफ बिटवीन टू पॉइंट्स, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। तो ये जो ईएमएफ होती है, वी कैन नॉट डिफाइन इट बिटवीन टू पॉइंट्स। बताओ क्यों? क्योंकि जब वो है ही नॉन कंजर्वेटिव, तो दो पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो फिर पाथ डिपेंडेंट हो गया ना। वो तो अब डिपेंड करेगा कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे पहुंच रहे हो। समझे बच्चों? तो हम जो बात करते हैं ईएमएफ की, वो पूरे लूप की ही बात करता है, ठीक है।
तो ये मतलब फिफ्थ पॉइंट को समझाने के लिए ही मैंने आपको ये ऊपर ये वाला क्वेश्चन दिया था, ठीक है, कि हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये जो लेफ्ट साइड पे ये जो रेक्टेंगुलर लूप बन रहा है, इस पूरे लूप के अंदर ईएमएफ एक तरह से वो है जो हमने निकाली थी बी ए वी नॉट, हम कोई दो पॉइंट्स के बीच में नहीं बात कर सकते। समझ गया ये बात बच्चों? ओके, एक बच्चों और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें समझना है कि जो चेंजिंग फ्लक्स है वो, जैसे हमने ऊपर लिखा था, ये जो ऊपर लिखा है हमने, जो चेंजिंग फ्लक्स है वो हम ये तो कह देंगे कि इंड्यूस्ड फील्ड या ईएमएफ जनरेट करेगी। ये तो फैराडे लॉ ने कह दिया कि भाई ये तो पक्का होगा, ठीक है। बट बच्चों, क्या ये जरूरी है कि जो भी हमने लूप लिया है उसके अंदर करंट भी प्रोड्यूस हो? ध्यान से सोच के बताओ। मतलब मान लो एक लूप है, उसके थ्रू फ्लक्स चेंज हो रही है, क्या ये जरूरी है कि उस लूप में करंट भी प्रोड्यूस होगा? रीजन के साथ बताओ। हाँ, तो अब यहाँ पे दो कंडीशंस आ जाएंगी बच्चों, आप सोचो। भाई करंट तो तभी प्रोड्यूस होगा ना अगर लूप कंडक्टर है। अगर मैं इंसुलेटर ले लूंगा तब थोड़ी करंट प्रोड्यूस होगा, समझ रहे हो बच्चों? और मतलब ऑब्वियसली क्लोज लूप भी होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे दो लूप्स हैं, दे आर प्लेस्ड इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। लेफ्ट साइड वाला लूप जो है वो कॉपर का है, राइट साइड वाला जो लूप है वो प्लास्टिक का है। तो बच्चों क्या कह सकते हैं हम? कि जो ईएमएफ है दैट विल बी इंड्यूस्ड इन बोथ लूप्स, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों लूप्स में आ गई, बट ऑब्वियसली अगर राइट वाले लूप में कोई फ्री चार्जेस ही नहीं है
तो चार्जेस मूव ही नहीं करेंगे, है ना। मतलब धक्का लग रहा है चार्जेस पे, बट वो मूव कर ही नहीं पा रहे, वो करंट नहीं आएगा राइट साइड वाले लूप में। ये बात समझ आ गई बच्चों? क्लियर बच्चों? ओके, अब बच्चों हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके फैराडेज लॉ को हम चार्ज फ्लोन भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे। जैसे हमें पता है ईएमएफ बन गई माइनस डी फाई बाई डी टी। तो अब किसी क्लोज लूप के लिए बच्चों करंट क्या बन गया? 1/r डी फाई बाई डी टी, है ना, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। और करंट होता क्या है? डी क्यू बाई डी टी। तो मतलब जो चार्ज फ्लो होगा वो क्या बन गया? सिंपली डेल्टा फाइव बाय। क्लियर बच्चों? ओके, तो जो नेक्स्ट आता है लेंज लॉ। तो बच्चों आपने देखा होगा कि जो हमने फैराडेज लॉ पढ़ा तो वहां पे हमने ये जो नेगेटिव साइन था इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा बात नहीं की। ठीक है, तो मतलब जब फैराडे ने लॉ निकाला था उसने उस लॉ को सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म में छोड़ दिया। ठीक है, लेंज ने उसी बात को मतलब एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन दे दी। जो मतलब फैराडे ने जहाँ जो नेगेटिव साइन लगाया था, लेंज ने उसी बात को एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन के साथ समझा दिया। तो हम देखेंगे कि हमारे लिए ये बड़ा इजी रहता है कि हम फैराडे लॉ जब लगाते हैं तो वहां पे माइनस साइन नहीं लेते। ठीक है, और उस माइनस का जो काम था वो हम लेंज लॉ के हेल्प से समझ लेते हैं। तो बच्चों इतना तो आपको समझ आ ही रहा है कि जो माइनस का काम है वो तो यही है कि उसने ये समझाना है कि जैसे किसी भी लूप में करंट की डायरेक्शन क्या है ना, भी क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो उस बात को हम ज्यादा इजीली
लेंस लॉ से समझ लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों लेंस लॉ को समझने के लिए लेट्स रिकॉल अ कंसेप्ट ऑफ क्लास 11th जो था इनर्शिया का, है ना। तो वहां पे हम कहते थे कि कोई भी बॉडी अपने थ्रू, मतलब जो तीन टाइप का इनर्शिया था कि रेस्ट पे रहना चाहती है बॉडी, या मूविंग बॉडी मूव करते रहना चाहती है, या बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहती, राइट। तो लेंस लॉ कहता है कि कोई भी बॉडी में एक तरीके से एक इनर्शिया होता है चेंज इन फ्लक्स का, ठीक है। मतलब कोई भी बॉडी अपने थ्रू फ्लक्स चेंज को रेजिस्ट करती है, ठीक है। तो एक एग्जांपल से बच्चों इस बात को समझते हैं। बच्चों लेट्स से ये एक करंट कैरिंग वायर है, ये मैंने राइट साइड पे एक लूप ले लिया, ठीक है। बच्चों प्रेजेंटली यहाँ पे अभी जो मैग्नेटिक फील्ड होएगी, जो फ्लक्स होएगी, वो किधर को होएगी? इनटू द प्लेन, करेक्ट। अब बच्चों लेट अस से मैं इस लूप को टुवर्ड राइट मूव करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। अगर इस लूप को मैं बचाऊं टुवर्ड्स राइट मूव करता हूं, ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग टू द फ्लक्स थ्रू द लूप? तो जो लूप में इनटू द प्लेन फील्ड लाइंस जा रही हैं वो कम हो रही हैं, राइट। तो लूप चाहता है कि भाई फील्ड लाइंस कम ना हो, ठीक है। तो लूप क्या करेगा? लूप अपने अंदर इस तरीके से करंट इंड्यूस करेगा सच दैट उसके थ्रू फ्लक्स चेंज ना हो, ठीक है। फिर से सुनो ध्यान से बच्चों, लूप अपने अंदर इस तरीके से करंट इंड्यूस करेगा कि लूप के थ्रू जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो कम से कम हो। मतलब कि जब हम इस लूप को टुवर्ड्स राइट मूव कर रहे थे तो लूप में जो अंदर की तरफ फील्ड लाइंस जा रही थी वो कम हो रही हैं, ठीक है। तो लूप क्या चाहेगा? तो लूप अंदर की तरफ ही और फील्ड लाइंस बनाना चाहेगा। तो अगर लूप ने अंदर की तरफ फील्ड लाइंस बनानी है तो उसके लिए उसको कैसे करंट इंड्यूस करना पड़ेगा? क्लॉकवाइज, ठीक है। ये बात बच्चों समझ आई? तो इसकी स्टेटमेंट को लिखते हैं बच्चों।
लेंज लॉ कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is such that it opposes any change in flux एक मिनट बचा, स्विच ऑफ हो गया। चलो आप लिखो, मैं डिक्टेट करवा रहा हूँ कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is such that it opposes any change in the flux through the loop. ये बात समझ आ गई बच्चों? तो एक बात का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है? गलती हो जाती है कई बार। मैंने ये नहीं कहा कि वो फ्लक्स को अपोज करता है, राइट? मैंने क्या कहा है? चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है ना? अगर तो मैं ये कहता कि फ्लक्स को अपोज करता है, फिर तो हम सीधा कहते हैं कि भाई अंदर को फील्ड लाइंस हैं तो अब बाहर को बननी चाहिए, लेकिन मैंने ये नहीं कहा, राइट? मैंने चेंज को अपोज कहा है। तो ये बच्चों फिजिकल इंटरप्रिटेशन से किसी भी सिचुएशन में करंट की डायरेक्शन को बताना बहुत इजी हो जाता है कंपेयर टू जो फैराडे का मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है? तो जैसे अगर हम वही ऊपर वाला एग्जांपल लें अपना बच्चों, जो ये वाला था रॉड वाला, मुझे इसमें बताओ बच्चों सोच के कि ये जो रेक्टेंगुलर लूप है लेफ्ट साइड वाला, उसमें करंट कैसे इंड्यूस होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, राइट बच्चों? ओके। बच्चों सिमिलरली मुझे बताओ कि जो ये वाला एग्जांपल है, यही वाला, मान लो मैं इसमें लूप को ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूं,
मैं ऐसे कह रहा हूँ, मतलब ऊपर वायर के पैरेलल, ऊपर या नीचे, फिर क्या होगा? ध्यान से सोच के बताओ। ध्यान से सोचो बच्चों। ऐसे कह रहा हूँ मैं। ये तो इसके केस में तो कोई चेंज इन फ्लक्स ही नहीं हुआ, इजंट इट? उसका वायर से वही डिस्टेंस रहा। तो अगर कोई चेंज इन फ्लक्स ही नहीं होगा तो कोई करंट ही नहीं आएगा। क्लियर हुआ बच्चों? ऑलराइट। ऐसे बच्चों कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो बच्चों एक बार मैग्नेट ऐसे गिर रहा है इस लूप की तरफ, और ऑब्जर्वर ऐसे नीचे से देखता है। तो बताओ ऑब्जर्वर को क्लॉकवाइज दिखेगा या एंटी क्लॉकवाइज?
हाँ जी, तो इस केस में क्या होगा, ये फील्ड लाइन जैसे नीचे को आ रही हैं, ये फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, तो इनको अपोज करना है तो फील्ड लाइंस ऊपर को चाहिए, तो उसके लिए करंट जो है वो ऐसे चाहिए। तो जो नीचे वाला ऑब्जर्वर है उसको क्या देखेगा, क्लॉकवाइज। हाँ बताओ, क्लियर है क्वेश्चन? ओके, तो बताओ, फैराडेज लॉ की एक एप्लीकेशन है जो हम पढ़ेंगे, विच इज नोन एज एसी जनरेटर। मतलब अभी मैं उसकी सिर्फ मतलब वर्किंग पे बेस्ड करा रहा हूँ, बाकी जो होगा मतलब जो कंस्ट्रक्शन वगैरह जो थ्योरी है वो बाद में देखेंगे। तो ये मान लो कोई लूप है, इसका एरिया ए है, इट हैज 10 टर्न्स, एंड इस पूरे रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है लाइक दिस। तो ये लूप का एरिया वेक्टर इधर को हो गया, ठीक है। और हम इस लूप को मतलब ऐसे रोटेट कर रहे हैं विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है। एंड मान लो ये एंगल थीटा है, तो जो थीटा एंगल है बच्चों वो ओमेगा टी हो गया। अगर हम ये मानते हैं कि उसने इस पोजीशन से टी इक्वल टू जीरो पे घूमना शुरू किया, हाँ? तो यहाँ फ्लक्स लिखो बच्चों, क्या होगी,
तो सिंपली है, फ्लक्स क्या बन गई, एन भी लगाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स एन है, एन ए बी ऑफ मेगा टी, है ना। तो ईएमएफ क्या हो गई, माइनस डी फाई बाई डी टी। बन गया एम ए बी ओमेगा साइन ओमेगा। तो बच्चों आप ये देख रहे हो कि ये जो ईएमएफ आएगी ये किस टाइप की आ रही है, ये एक साइन कर्व बन गया ना। ठीक है, वैसे अगले चैप्टर में आएगा हमारे, इस टाइप की वोल्टेज को क्या कहते हैं हम, जो ऐसे बार बार चेंज कर रही होती है, इसको बच्चों हम एसी वोल्टेज कहते हैं। सुना है कभी डीसी एसी। तो ये बच्चों इस अरेंजमेंट से आ, हमारी एसी वोल्टेज जनरेट होती है। ठीक है बच्चों, क्लियर। एंड बच्चों आप इस रिलेशन से ये देख सकते हो बच्चों कि आप बच्चों ये देख रहे हो कि जब फ्लक्स जीरो है तब ईएमएफ मैक्सिमम है ना। वो साइन कॉस आ रहे हैं तो इनका बिहेवियर उल्टा होता है। ठीक है बच्चों, एंड मतलब ये फ्लक्स जीरो होएगी कब बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो, flux will be zero when your loop is parallel to field, isn't it? मतलब इस टाइप की सिचुएशन, मतलब इसमें बच्चों गलती ना ये हो जाती है कि हम मतलब लूप की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को मिक्स कर देते हैं, है ना। वो ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, फ्लक्स जीरो में एरिया वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा, है ना। लूप बी के परपेंडिकुलर नहीं होगा, लूप तो बी के पैरेलल हो गया, राइट बताओ।
ओके। तो एक बच्चों, जस्ट फॉर आर अंडरस्टैंडिंग, लेट अस से हम थीटा के 4 केस लेते हैं। थीटा 0 से π/2, π/2 से पाई। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। इन चारों क्वाड्रेंट्स में बच्चों आप मुझे करंट की डायरेक्शन बताओ। एंड यहाँ बच्चों एक ये बहुत जरूरी है, किसके हिसाब से। आप ऐसे मान लो कि जो आपका ऑब्जर्वर है वो एरिया वेक्टर के ऊपर बैठा है, ठीक है। उसके हिसाब से आंसर करो, मतलब लेंस लॉ लगा के, राइट। उसके हिसाब से इन चारों का आंसर निकालो।
हो गया बच्चों? तो पहले बच्चों अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें हम, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टुवर्ड्स ऑब्जर्वर जो फील्ड लाइंस हैं वो कम हो रही हैं। ठीक है, तो उनको अगर बढ़ाना है तो करंट कैसे आएगा? एंटी क्लॉकवाइज आएगा बच्चों। हाँ, इसको क्लियर हो गया बच्चों? अब अगर मैं बात करूं उससे अगले क्वाड्रेंट की, जब मेरा लूप कुछ इस तरीके से है, तो अब भाई ऑब्जर्वर को लग रहा है कि लूप के अंदर, है ना, ऑब्जर्वर के हिसाब से ऐसा है कि लूप के अंदर फील्ड लाइंस बढ़ती जा रही हैं, उनको अपोज करना है, तो उसके ऑपोजिट साइड पे फील्ड चाहिए, तो जो करंट होना चाहिए फिर ऐसे होना चाहिए।
तो स्टिल एंटी क्लॉकवाइज, है ना? अब बच्चों अगर हम थर्ड पोजीशन की बात करें, तो अब भाई ऑब्जर्वर को ऐसा लग रहा है कि जो फील्ड लाइंस लूप के थ्रू लूप की तरफ जा रही हैं वो कम होती जा रही हैं, तो उनको बढ़ाना है। वो बच्चों करंट कैसा आना चाहिए? कैसे आना चाहिए ना? क्लॉकवाइज। राइट बच्चों, क्लियर? ऐसे ही मेरे ख्याल चौथा भी क्लॉकवाइज आ जाएगा। तो सबको समझ आ गया बच्चों? बोलो भाई सब। ओके, चलो, गुड बच्चों। तो अब नेक्स्ट टाइम बच्चों आपने इसका एक्सरसाइज 01 का ए और बी पार्ट्स करें, ठीक है? चलो, ओके बच्चों, बाय।